गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी लॉ के बारे में। हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 1 देखा। सेक्शन 1 बताता है टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, सॉरी, सेक्शन 1 बताता है एप्लीकेबिलिटी वगैरह के बारे में कि ये एक्ट किस किस को लगेगा। इसमें हमने देखा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट उनको तो लगेगा ही। इसके अलावा जो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, इन सबको भी लगता है, ये हमने समझा। इसके बाद हमने देखा डेफिनेशंस जो कि साथ साथ चल ही रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस देखे हैं हमने, जैसे कंपनी की डेफिनेशन देख लिए, फिर पिछली क्लास में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनकी डेफिनेशंस देख लिए। फिर अब हम ये साथ साथ वैसे चलता रहेगा डेफिनेशन वाला पार्ट। इसके बाद हम कन्वर्जन के बारे में चर्चा कर रहे थे। काइंड्स ऑफ कंपनी देखा, ये भी आसान सा सेक्शन था जिसमें हमने देखा कि कंपनी कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी, एंड सच कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। फिर इसके बाद हमने सेक्शन 3A भी देखा। 3A बोलता है कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए, जो स्टैट्यूटरी मिनिमम है उससे कम, तो 6 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में आप उनको फिर से बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो फिर 6 महीने के बाद जितने भी मेंबर्स हैं वो सबकी लाइबिलिटी इंडिविजुअल पर्सनल हो जाएगी। दैट मीन्स पूरे डेट्स ऑफ द कंपनी के लिए वो लोग जिम्मेदार हो जाएंगे, ये हमने समझा। इसके बाद हम पढ़ रहे थे डायरेक्टली सेक्शन नंबर 18 एंड 14। सो सेक्शन 18 के बारे में एक बार देख लेते हैं। 18 कोई एग्जाम में पूछने वाला सेक्शन नहीं है, डायरेक्ट ऐसा कोई पूछा नहीं जाएगा, बट आपको कन्वर्जन पूछा जाएगा, तो उसमें भी 18 का रेफरेंस ज़रूर आपको लिखना है। बट 18 में कुछ दिया ही नहीं है एक्चुअली। जब हम सेक्शन 18 पढ़ते हैं ना, उसमें सिर्फ लिखा है कि एक कंपनी को कन्वर्ट किया जा सकता है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में, बस इतना बताया हुआ है। वो कैसे कर सकते हैं वो फिर दूसरे सेक्शंस में हमको समझ में आता है, इसीलिए हमको 18 के साथ फिर 14 पढ़ना पड़ता है। तो एक बार सेक्शन 18 पढ़ तो लेते हैं, बट एग्जाम में आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको सेक्शन 18 पता होना चाहिए कि कन्वर्जन का है। बाकी एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा कभी। सो कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या तो प्राइवेट रजिस्टर्ड है और वो कन्वर्ट होना चाहती, कन्वर्जन आइदर प्राइवेट से पब्लिक हो या इवन लिमिटेड से अनलिमिटेड, अनलिमिटेड से लिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर्स, ये सब कन्वर्जन भी 18 में ही होंगे। सो 18 सिंपली बोलता है कन्वर्जन के बारे में। सो कैसे होना है वो नहीं लिखा है, उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। तो आपको ये पूरा फॉलो करना है और उसके बाद फिर कन्वर्जन करना है, सिर्फ इतना बताया। इसीलिए आपको फिर एग्जाम के लिए सेक्शन 18 में कुछ महत्व बचता ही नहीं। सो फिर भी रीड करते हैं। अ कंपनी ऑफ एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, सो जो भी इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी प्रकार की कंपनी हो, ये कन्वर्ट कर सकती है इटसेल्फ, मे कन्वर्ट इटसेल्फ एज अ कंपनी ऑफ अदर क्लास अंडर दिस एक्ट। कैसे? तो सिर्फ लिखा है बाय ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, बस इतना बताया है, बाकी कुछ डिटेल नहीं बताई है। इसीलिए फिर हमको बाद में एमओए और एओए के सेक्शन पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हम साथ में फिर सेक्शन 14 पढ़ते हैं। सेक्शन 14 एक्चुअली कन्वर्जन से डील नहीं करता है, वैसे देखे तो वो किसी भी प्रकार के ऑल्टरेशन से डील करता है। आप अगर आर्टिकल्स ऑल्टर करना चाहेंगे तो हमेशा सेक्शन 14 लगेगा। सो इसीलिए हमने सेक्शन का सीक्वेंस जब देखा था, यहाँ भी मैंने बताया, तो ये ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स से डील करता है। बट जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल्स में ही लिखा होता है कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक, इसीलिए अगर आपको प्राइवेट से पब्लिक जाना है या पब्लिक से प्राइवेट में आना है तो फिर आपको 14 फॉलो करना पड़ेगा। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स विल बी रिक्वायर्ड। सो देखते हैं इसको, तो पहले 18 पूरा पढ़ लेते हैं। जब कन्वर्जन होगा, वेयर द कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर दिस सेक्शन, सो इसके बाद हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को एक फॉर्म फाइल करेंगे कि हमने कन्वर्जन के रेजोल्यूशंस पास कर लिए, और रजिस्ट्रार शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी, सो हम अप्लाई करेंगे आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज हैव बीन कंप्लाइड विथ। सो वो क्या करेगा, ही विल क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, पुरानी कंपनी बंद करेगा, and after registering the documents referred under subsection 1 issue a certificate of incorporation, एक नया सर्टिफिकेट देगा। यानी इन सिंपल टर्म्स पुरानी कंपनी बंद होके नई बन रही है। बट फिर भी हम इसको पूरा बंद नहीं करते, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कन्वर्जन हो जाने से हम भले बोल तो रहे हैं
पुरानी बंद करके नई चालू होगी, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई राइट्स लायबिलिटीज पे। ये चीज क्लैरिफाई करता है सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप कन्वर्जन कर भी रहे हैं तो भी, जैसे अगर कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का किसी के साथ झगड़ा था, हमने केस फाइल किया था या किसी ने हम पे केस फाइल किया था, अब हम प्राइवेट से पब्लिक हो जाएंगे। अगर हमने रेजोल्यूशन पास किया तो हम चेंज कर सकते हैं, हमने पब्लिक कर दिया तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन ट्रांजैक्शंस पे या उन लिटिगेशंस पे जो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। तो ये चीज क्लैरिफाई किया है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट नहीं करेगा द डेट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स incurred or entered into by or on behalf of company before conversion। so conversion के पहले जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, so वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो वैसे के वैसे चलते रहेंगे। such debts, liabilities, obligations, contracts may be enforced in the manner as if such registration had not been done। so माना जाएगा पुरानी कंपनी चल रही है। so भले ही सबसेक्शन 2 बोलता है पुरानी बंद करके नई दी जाएगी, पुराने को बंद करके नया सर्टिफिकेट देंगे, बट फिर भी 3 ने क्लैरिफाई किया इससे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, जो राइट्स लायबिलिटीज चल रही हैं वो वैसे ही चलते रहेगी। ठीक है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज हैं तो वो एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली नए कंपनी के एम्प्लॉयज बन जाएंगे, भले हमारा कॉन्ट्रैक्ट पुराने कंपनी के साथ था बट फिर भी वो वैसा का वैसा चलता रहेगा। ठीक है, सो सिंपल सा सेक्शन है सेक्शन 18। एग्जाम में डायरेक्टली सेक्शन 18 वगैरह पे कोई सवाल नहीं आएंगे, कन्वर्जन पे सवाल आएंगे। सो कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट दोनों आ सकता है। सो मैंने आपको बताया था, वैसे लॉजिक आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है लॉ। सो लॉ का नाम ही लॉ है क्योंकि वो लॉजिक पे चलता है, लॉजिक। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सो लेकिन फिर भी कॉमन सेंस से बहुत सारी चीज़ें अपन इजीली कर सकते हैं, पर दिक्कत वही है कॉमन सेंस आजकल ज़्यादा कॉमन नहीं रहा, सो बहुत कम मिलता है वो। फिर भी तो कॉमन सेंस से अगर हम देखें तो बाय चॉइस हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक ये 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो गलती से हो गया, बाय डिफॉल्ट हमने कुछ गलती कर दी है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 बोलता है कि आप अपने शेयर्स फ्री ट्रांसफर नहीं रख सकते, रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, हमने फ्रीली ट्रांसफर कर दिया तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पब्लिक। या फिर लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स हमने फॉलो नहीं किया, 200 से ज़्यादा मेंबर्स की संख्या चली गई, या फिर पब्लिक से हमने पैसा ले लिया, पब्लिक को इन्वाइट कर दिया कि आप शेयर्स खरीदो, डिबेंचर्स खरीदो, ऐसे केस में इट विल बी कन्वर्टेड बाय डिफॉल्ट गलती से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं अब हम पब्लिक से पैसा लेना चालू कर देंगे, तो एक गलती हुई है, इसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन इट बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी है, हम उस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन गए। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, बट ये एक पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी बन जाती है, जैसे समझो टाटा सन्स वाले इसको सब्सिडरी बना लेते हैं, इसके मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड कर लेते हैं, सो ऑटोमेटिकली कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। सो ये भी ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं, इसमें नया नहीं है कुछ, वही सेम एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं। सो आपको बताया था ऑलरेडी मैंने वैसे, जिसमें कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये वैसे प्राइवेट कंपनी है बट अगर ये सब्सिडरी बन जाती है, समझो टाटा सन्स की या कोई भी, रिलायंस हो गया, सो ये अगर होल्डिंग कंपनी हो गई, होल्डिंग सब्सिडरी भी पढ़ेंगे हम, ये सब्सिडरी हो गई, तो ऐसे केस में even though it is a private company by its articles but it will be deemed as public company। सो ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है, बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं, पढ़ाई बहुत आसान होती है। सो बहुत ही आसान है, लॉजिक से ध्यान रखो, बहुत सारा पढ़ना है अपने को, रटने के पीछे मत जाना। ठीक है, कोई भी चीज़ रटने के पीछे मत जाओ, जहाँ मैं बोलूँगा रटना है वो रटना ही पड़ेगा फिर। सो कुछ चीज़ें रहेगी, सो अब उसमें कोई रीज़न नहीं होता। अपन देखेंगे CSR है, CSR में एक लिमिट बताई गई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कौन सी कंपनीज को CSR फॉलो करना है।
अब उसको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसमें लिमिट बताई है कि आपका अगर टर्नओवर इतना है, 1,000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जा रहा है, या फिर 500 करोड़ का नेट वर्थ है, या 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब वो आप पूछोगे सर ये 5 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट क्यों लिखा, 6 करोड़ क्यों नहीं लिखा, तो कोई रीजन नहीं होता, वो सरकार को जो सही लगा वो लिखा उन्होंने। सो वहां पे याद रखना पड़ेगा। सो बहुत कम चीजें हैं, 2-4% चीजें ऐसी रहेगी जो आपको याद रखने की रहेगी। बाकी मेजोरिटी ऑफ द चीजें अगर आप समझ समझ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे एग्जाम। सो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, लॉ तो आपको लगेगा ही नहीं, एकदम हलवा लगेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगते जाएगा धीरे धीरे कि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो आसान वैसे भी था, फाउंडेशन भी आसान ही था, बट वो पहले पहले नया था आपके लिए और पहले कभी पढ़ा नहीं था। और फाउंडेशन में क्या है, जनरल लॉज है आपको, तो ये एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ जनरल लॉ होने के कारण वहाँ मार्क्स स्कोर करना मुश्किल होता है। यहाँ आपको जो दिखेंगे इंटर में ये एकदम स्पेसिफिक या टेक्निकल लॉज है। टेक्निकल लॉ में क्या होता है, क्लियर क्लियर अगर आपने लिख दिया, जैसे प्रोसेस पूछा 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिख दिए, पूरे 4 मार्क मिल जाएंगे। यहाँ जजमेंट वाला स्कोप नहीं बचता। लेकिन फाउंडेशन में क्या था, वो ए और बी के बीच में झगड़ा हो रहा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, फिर अब उसमें जजमेंट वाला रोल आ जाता है, अजम्पशंस आ जाते हैं, ऐसा हुआ होगा तो ये, वैसा हुआ होगा तो वो। यहाँ कोई अजम्पशंस की बात ही नहीं, सब क्लियर है। सो यहाँ मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा आसान है। सो अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग 90 भी ला लेंगे, अभी तक कभी नहीं आए 90 मार्क्स लॉ में। सो बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद अब 90 लाएंगे, न्यू कोर्स में लोग 90 तक के लाएंगे। सो अभी तक कभी नहीं आए। सो फाउंडेशन में भी एक बार आया है सिर्फ, बाकी कभी नहीं आया। सो 90 बहुत अति हो जाता, दो गरीब बच्चे पास हो जाए इतने मार के हो। सो हाँ, 40-40 मिल गए, पास हो गए, तो 80 बहुत हो गए, 80 मार्क्स इन्हें अति हो गए। सो फिर भी 90 ला सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हो आप। और एमसीक्यू में तो पूरे में से पूरे मिलना ही चाहिए, ट्राई करना चाहिए आपने, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एमसीक्यू भी एकदम हलवा नहीं आते, ऐसा नहीं कि सब फ्री के मार्क्स रहे। सो खतरनाक आएंगे वो भी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कर पाओगे सॉल्व। सो उसमें भी पूरा केस स्टडी बनाई रहेगी, जैसे पैसेजेस आते हैं स्कूल कॉलेजेस में वैसे आएंगे। सो पूरे एक केस बताइए, एक कंपनी है ऐसा कर रही वैसा कर रही, 10-12 चीजें उसमें दी है और नीचे में 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे उस पे। सो उस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आते हैं, एकदम डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आएगा आपको। फिर भी कभी आ भी सकते हैं डायरेक्ट वाले भी, ज्यादा चांस है आपको इस टाइप से केस स्टडी बना के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो बाय चॉइस अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी को फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप 1 होती है कि आपको हमेशा बोर्ड मीटिंग लेना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग में पास होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। कभी भी आपको अगर कोई भी जनरल मीटिंग बुलाना रहेगा तो उसके पहले हमेशा बोर्ड मीटिंग होना ही है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड किया जाता है जनरल मीटिंग कब बुलाना है, कौन सी तारीख को, कितने बजे बुलाना है, नोटिस कब भेजे जाएंगे, तो ये सब चीजें डिसाइड की जाती है इन दी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल दी जनरल मीटिंग्स। तो जनरल मीटिंग बुलाना है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बार मीटिंग करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज, जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे। अब जनरल मीटिंग 2 टाइप की होती है, वो भी आगे देखेंगे हम, पूरा चैप्टर है हमको मीटिंग्स के ऊपर। सो एक होती है वार्षिक आम सभा, सो एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं हम, साल में एक बार होती है वो। इसके अलावा कोई भी होना है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। एजीएम जो होती है साल खत्म होने के बाद होती है, जैसे हमारा ये साल खत्म हो गया 2024-25। अब मैं अगर किसी कंपनी का मेंबर हूँ, जैसे मैं रिलायंस का अगर मेंबर हूँ, तो मैं रोज रोज जाके रिलायंस में पूछ नहीं सकता कि हाँ भैया बताओ आज का कितना गल्ला हुआ। तो रोज के सेल्स वगैरह नहीं पूछ सकते अपन, रोज का इंटरफेयर नहीं कर सकते इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बट एक दिन हमको ये मौका मिलता है एनुअल जनरल मीटिंग के दिन, उस दिन हम जा सकते हैं, उस दिन हम पूरी डिटेल पूछ सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताओ, हमको डिविडेंड कितना मिल रहा है। सो ये सब चीजें उसमें डिसाइड की जाती है। सो एनुअल जनरल मीटिंग ये साल खत्म होने के बाद होती है। तो आपका साल खत्म हुआ 24-25, तो 2025 खत्म होने के बाद यानी मार्च खत्म होने के बाद, तो सितंबर तक की मीटिंग होती है, वो देखेंगे अपन, उसकी ड्यू डेट्स भी निकालना पड़ता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो देखेंगे अपन। सो यहाँ पे आपको मीटिंग एजीएम बुलाने का भी एक अलाउड है, आप चाहो तो एजीएम बुलाओ, एजीएम में ये डिसीजन ले लो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एजीएम तो एक ही बार होगी साल में, अभी जस्ट एजीएम होके गई हमारी, अब हम बाद में सोच रहे हैं कि कन्वर्ट करते हैं कंपनी को फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, अब फिर से एजीएम अभी नहीं होगी, वो अगले साल होगी अब सीधा।
तो ऐसे टाइम पे फिर हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ता है। सो अगर ऑलरेडी एजीएम होने ही वाली है तो आप ये डिसीजंस को एजीएम में भी ले सकते हैं। एजीएम हो चुकी है तो फिर आप अगले एजीएम तक तो वेट नहीं करोगे, तो ऐसे टाइम पे ईजीएम बुला सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो दो होता है, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही बार होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप जितने बार चाहो ले सकते हो, लेकिन कम ही ली जाती है क्योंकि उसमें भी खर्चे बहुत आते हैं। तो इसीलिए वो सब भी देखेंगे अपन, सबके सेक्शन है, सेक्शन 96 बताता है एजीएम कैसे क्या ली जाती है, सब याद हो जाएंगे आपको, सेक्शंस भी याद रहेंगे। जैसे अभी 14 याद हो गया है आपको, सो अभी तो बस शुरुआत है, अभी आज भी पढ़ेंगे अपन तो याद रहेगा सेक्शन 14। आप कभी भी आपको सोते हुए उठा के बोले तो भी आप लिख पाएंगे, वो इतना अच्छे से याद हो जाएगा अलॉन्ग विथ सेक्शन नंबर। सो वैसे ही 96 पढ़ेंगे हम, सेक्शन 100 ईजीएम है वो पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगी चीजें यहीं पे। सो जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग कैन बी एजीएम और ईजीएम, कोई भी हो सकती है। इसमें जो रेजोल्यूशन है, क्योंकि हम बहुत बड़े डिसीजंस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करते हैं। सो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था दो प्रकार के रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी मीन्स मोर देन 50% से जो पास होते हैं, और स्पेशल यानी जिसमें मोर देन और इक्वल टू 75%। सो वहाँ इक्वल भी चलता है, दोनों में हल्का सा फर्क है। सो अगर मैं बोल रहा हूँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो इसमें अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से 501 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए तो ऑर्डिनरी होता है। बट अगर स्पेशल की बात करेंगे तो यहाँ 750 भी हो गए एग्जैक्ट तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। सो यहाँ पे मोर देन 50 है, 50%, बट यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 75 है। यहाँ इक्वल टू नहीं रहता, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में इक्वल टू नहीं रहता, स्पेशल रेजोल्यूशन में 75 भी चलता है एग्जैक्ट। ठीक है, सो देखेंगे अपन, ये सब पढ़ने वाले हैं आगे, तो अभी बस शुरुआत है। चलो, सो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है हमको। लिख रहे क्या? वैसे जरूरत नहीं है, तो पढ़ेंगे अपन। ये सब अभी बता रहा हूँ, बाद में तो याद हो जाएगा, एकदम बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, लिख लेना अगर जरूरत है तो, नहीं तो पढ़ेंगे अपन। सो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन ये दो चीजों से रिलेटेड होंगे। पहला क्या होगा? ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेन चीज जो यहाँ होने वाली है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को बदलने वाले हैं हम। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हम प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हैं तो डिलीट करना पड़ेगा 3 कंडीशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। फिर से मैं तीनों कंडीशन लिख नहीं रहा, बट एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना चाहिए। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या करेंगे आप। सो यू विल अलाउ द फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सो क्या क्या करोगे? रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस, चलो लिख लेते हैं, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन। अब पूरा लिखो लगे तो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हटाना है आपको। फिर रिमूव द लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स, 200 की जो लिमिट है वो हटाना है। एंड अलाउ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सो ये तीन चीजें आपकी होने वाली है ऑल्टरेशन ऑफ एओए में। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? सो ऑल्टरेशन ऑफ, ये एक चीज हो गई। दूसरी होगी ऑल्टरेशन ऑफ यमओए। यमओए में नाम होता है, वो नाम आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि नाम में लिखा होता है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपके नाम में प्राइवेट वर्ड लिखा होगा, सो आपको वो भी डिलीट करना है। नाम में से प्राइवेट वर्ड को डिलीट करना है। बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं, एक्चुअल में बहुत आसान होती है पढ़ाई।
स्केल पट्टी लेके चालू। जरूरी होता है कभी कभी। हाँ, थोड़ा सिस्टमेटिक रहा तो पढ़ने की इच्छा होती है, और कुछ नहीं। हाँ। तो ये दो चीज़ें आप जनरल मीटिंग में करोगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स का एंड ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का। इसके बाद क्या करना है, सिंपली फाइलिंग कर देना है आपको। सो फाइल विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास जितनी भी फाइलिंग होती है हम रजिस्ट्रार के पास करते हैं। फाइल विथ आरओसी, जो भी रजिस्ट्रार रहेगा आपके स्टेट का उसके पास आपकी फाइलिंग होंगी। सो अब तो सब ऑनलाइन होता है, तो आपको सिंपली ऑनलाइन फाइल कर देना है फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म के नाम भी है, बट हर फॉर्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सो अभी बता देता हूँ मैं। INC 27 नाम का एक फॉर्म जाता है जब आप कन्वर्ट करते हैं कंपनी को। सो INC 27 वैसे रटने की जरूरत नहीं है। तो एक फॉर्म जाएगा, लिख लेता हूँ मैं वैसे। INC 27 इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स है इसीलिए। प्लस जो रेजोल्यूशंस फाइल होते हैं उसका एक अलग फॉर्म जाता है। ये फॉर्म जरूर आप याद रखेंगे तो फायदा होगा। दूसरा फॉर्म यहीं पे साथ में एक फॉर्म और फाइल होता है, MGT 14। ये इसीलिए याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये बार बार काम आएगा। MGT 14 एक जनरल फॉर्म है। जब भी आपको रेजोल्यूशंस फाइल करना है तो यू विल यूज MGT 14। कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ है आपको उसकी जानकारी देना है। आरओसी में कोई भी प्रकार का रेजोल्यूशन हो, आपने बायबैक ऑफ शेयर्स किया है उसके बारे में बताना है, तो अगेन MGT 14 लगेगा। सो MGT 14 एक जनरल फॉर्म है जिसके थ्रू हम रेजोल्यूशंस की फाइलिंग करते हैं। सो ये इसीलिए याद रखना इजी रहेगा क्योंकि एक जगह याद रखोगे आपको बहुत सारे सेक्शंस में, लगभग हर सेक्शन में ये काम आएगा। सो MGT 14 एक फॉर्म लगता है। MGT इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड फॉर्म है। सो जो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हो रहा है, मीटिंग्स वगैरह उससे डील करता है एक्चुअली ये। सो मीटिंग में जो डिसीजंस होते हैं, तो मीटिंग के जितने फॉर्म्स है जनरल मीटिंग के, वो MGT नाम से चालू होते हैं। ये सब चैप्टर के नाम से फॉर्म रखे हैं। जैसे इनकॉर्पोरेशन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो INC नाम के फॉर्म है। सो अब थोड़े चेंज किए, वो स्पाइस वगैरह लेके आए बीच में, नहीं तो पहले चैप्टर वाइज बिल्कुल लाइन से फॉर्म चलते थे। सो यहाँ पे हम ये जितने भी फॉर्म यहाँ तक पढ़ेंगे चैप्टर 3 तक, ये INC नाम के फॉर्म्स होते हैं। बीच में एक दो स्पाइस वगैरह भी आए हैं, नहीं तो पहले INC 1 वगैरह ही लगता था। फिर यहाँ पे क्योंकि प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाला चैप्टर है, तो यहाँ जितने भी फॉर्म रहेंगे उसका नाम रहेगा PAS 1, PAS 2 ऐसे नाम होंगे। फिर शेयर कैपिटल में SH 1, SH 2, SH 3 ऐसे नाम होंगे। तो ये फॉर्म के भी नाम पूरे इजीली आप याद रख सकते हैं। डिपॉजिट्स है तो DEP 1 ऐसा रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है तो CHG 1, CHG 9, CHG 2। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है तो MGT 1, MGT 11, MGT 14, ये सब मैनेजमेंट वाले हैं। सो ये फॉर्म्स भी चैप्टर के नाम से रखा है इन्होंने। ये चैप्टर तो हम अपने बुक के हिसाब से देख रहे हैं, बट जो एक्ट होता है उसको भी चैप्टर वाइज ही बनाया जाता है। बताया था मैंने पहले दिन ये सब चीजें। चलो, तो ये एक प्रक्रिया होती है इसमें। फिर इसके बाद हम फाइलिंग कर देंगे और फिर रजिस्ट्रार विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम फाइल क्या क्या करते हैं? सो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड ये और YMOA, ये दोनों को हम फाइल कर देंगे। एंड फिर ROC विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ROC जाएगा फ्रिज में से एक सर्टिफिकेट निकालेगा, फ्रेश होना। सो फ्रेश सर्टिफिकेट वो निकाल के देगा। या पांचट मारता हूँ मैं कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा। अब तो आदत हो गई होगी पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको। नए स्टूडेंट्स को आदत होगी अभी थोड़े टाइम बाद। नए स्टूडेंट्स को ज़्यादा वैल्यू होती है। हाँ, एक्चुअल में पुराने स्टूडेंट्स को कम होती है। पुराने स्टूडेंट्स को पता है हाँ शशांक सर है, ठीक है सर। नहीं, एक्चुअल में हमेशा जब भी बैच चालू होती है ना,
हमेशा 3-4 बच्चे होते हैं जो नए होते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में, लास्ट क्लास होती फिर भी मज़ा आता है। और वो वाले होते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है मुझसे, क्योंकि जो पहले पढ़े हैं उनको पता है शशांक सर ऐसे ही पढ़ाते। लेकिन जो नए हैं उनको लगता है अरे लॉ ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इतना इजी हो सकता है, समझ में आ रहा है और लिख पाएंगे, सो कॉन्फिडेंस आता है। जो नए नहीं है उनको पता है हाँ ऐसे ही तो पढ़ाते सर, तो ठीक है। लेकिन ये आप खुद ही रियलाइज करते, खुद ही बच्चे ही आके बोलते हैं, इसीलिए मुझे पता है, तो खुद ही आते हैं बताते हैं कि सर अच्छा जम रहा है लॉ। एक ही सब्जेक्ट तो है जो बिना तकलीफ के हो जाता है, बाकी में तकलीफ होती जब मैं डरा नहीं रहा, लेकिन बाकी में आती है थोड़ी थोड़ी तकलीफ। सो कहीं ना कुछ ऐसा रहता ही है। ठीक है। सो दूसरा, तो ये प्रोसेस एक बार पढ़ लेते फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रोसेस एकदम पक्की हो जाएगी। और उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस पढ़ते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। सो पृष्ठ क्रमांक 1.16 पे है हम। कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। तीन प्रकार से कन्वर्जन हो सकता है। पहला, कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट, व्हेन द प्राइवेट कंपनी फेल्स, तो वो सीए कर रही थी, नहीं वैसे नहीं, फेल्स टू कंप्लाई विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो सीए वाले पास होते हैं, ऐसा नहीं है, यानी ऐसा भी है, पास भी होते हैं अटकते भी हैं। पढ़ाई करो पास होते हैं। कभी भी टेंशन हो तो मेरे तरफ देख लेना, यार ये सीए बन सकते हैं तो अपन तो बन ही सकते हैं एक्चुअल में। सो मैं सीए बन गया था, लोगों को यकीन ही नहीं होता था। हाँ ऐसे पापा के दोस्त आए तो क्या कर रहा है, तो बोलते थे सीए है, फिर आके पूछते थे बेटा कौन सा साल है, फाइनल है क्या, तो ऐसा चेहरे से मैं छोटा ही दिखता था। तो होता है कभी कभी, कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं, वो तो दाढ़ी रखता हूँ इसीलिए पता नहीं लगता। ठीक है। तो हाँ, तो प्राइवेट कंपनी अगर कंप्लाई नहीं कर रही है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो आर्टिकल्स में तीन चीजें लिखी होना चाहिए। अगर आप वो नहीं लिख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200 एंड प्रोहिबिशन टू इनवाइट पब्लिक टू बाय सिक्योरिटीज और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, तो ऐसे केस में इट विल बी कन्वर्टेड बाय डिफॉल्ट। जनरली आपको जब क्वेश्चन आता है तो ये वाला पॉइंट नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाएगा आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो एक्चुअली आपको इसके ऊपर सबसे ज्यादा, सॉरी सेकंड वाले पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कि कन्वर्ट कैसे करेंगे बाय चॉइस। अब मैंने थर्ड में बताया, वो यहाँ सेकंड में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सेकंड दिया है व्हेन इट पासेस स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स so as to eliminate the three restrictions on private company, and तीसरा है conversion by operation of law, so जब it becomes a subsidiary of a public company। ठीक है, यहाँ ये करेक्ट कर लो, ये सेक्शन गलत है, यहाँ 14 नहीं आना चाहिए, यहाँ सेक्शन 2 क्लॉज 68 आना चाहिए। फिर कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट एग्जाम में नहीं पूछेंगे बट पढ़ लो एक बार। जब प्राइवेट कंपनी डिफॉल्ट करती है इन कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन सेक्शन 2 क्लॉज 68, दैट इज द मेंबर्स एक्सीड 200 या permits free transferability of shares or extends invitation to public to subscribe its shares or deposits, then it becomes public company automatically। दूसरा इफेक्ट, हाँ इफेक्ट दिया है पहले। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस कंपनी अब जो भी बेनिफिट्स मिलते थे प्राइवेट कंपनी के वो नहीं प्राप्त कर पाएगी। सो सीज यानी खत्म हो जाना। सो सीज टू एंजॉय द प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस, जो फायदे मिलते थे प्राइवेट कंपनी के वो अब खत्म हो गए। एंड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी। फिर कन्वर्जन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पहले पढ़ लो, अगले पेज पे दिया है। प्राइवेट कंपनी जब सब्सिडरी बन जाएगी एक पब्लिक कंपनी की, तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ पब्लिक कंपनी, ये सिंपल है। और कन्वर्जन बाय चॉइस, अपने इच्छा से जो कन्वर्ट होते हैं, एक्चुअली इस पे आपको क्वेश्चन आएगा, ये कवर होता है सेक्शन नंबर 14 रेड विथ सेक्शन नंबर 18, लिखा है सेक्शन 14। सो सेक्शन 14 एक्चुअली सिर्फ कन्वर्जन से डील नहीं करता। आप जब एक्चुअल वर्डिंग्स पढ़ोगे सेक्शन 14 के, अगले पेज में दिया है, पेज नंबर 1.20,
ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, ये एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है। सो ये पहले रीड कर लेते हैं अपन, फिर अपन पढ़ेंगे जो इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के दायरे में रहते हुए, एंड कंडीशंस इन इट्स मेमोरेंडम, साथ ही साथ मेमोरेंडम को फॉलो करते हुए, अ कंपनी में बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी जब भी चाहे मे बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स। सो एक्चुअली सेक्शन 14 डील्स विथ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, उसका नाम ही है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। सो सेक्शन 14 कन्वर्जन से डील नहीं करता है, वो बोलता है आर्टिकल्स को कैसे बदले जाएंगे, और कन्वर्ट करने को आपको आर्टिकल्स बदलना पड़ रहा है, including the alterations having the effect of conversion of private company into public और public into private। so दोनों भी कन्वर्ट करना है आपको, प्राइवेट से पब्लिक या प्राइवेट पब्लिक से प्राइवेट में, तो आपको आर्टिकल्स को बदलना पड़ेगा। फिर कंपनी कब से पब्लिक बन जाएगी, इट बिकम्स पब्लिक फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जब आपने ऑल्टरेशन किया, सो यहाँ पे आपने चेंज किया, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए किया, उस दिन से ये चेंज हो गया, इसके बाद फिर आप सिर्फ फाइलिंग करोगे एंड नया सर्टिफिकेट मिलेगा। बट यहाँ पे चेंज कब से हो गया, सो इट बिकम्स पब्लिक फ्रॉम द डेट व्हेन एसआर इज पास्ड। सो लगे तो ये लिख के रख लो, वैसे पूछा नहीं जाएगा बट लिख लो, कंपनी बिकम्स पब्लिक फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बहुत ही आसान। So the company becomes public from the date of special resolution. फिर दूसरी जो प्रक्रिया है, इसमें एक एडिशनल चीज थी, मैंने आपको बताया था, आपको परमिशन लगती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम बड़ी कंपनी से छोटे में आ रहे हैं, पब्लिक कंपनी जब कन्वर्ट होगी तो परमिशन लगेगी, वो एक एडिशनल चीज रहेगी। सो वही दिया है, तो इसकी भी पहले प्रक्रिया लिख लेते, बाकी प्रक्रिया तो सेम रहेगी, एक एक्स्ट्रा की चीज वहां पे बढ़ जाएगी। सो फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे हम, इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब ये जो बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट है ना, ये अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखते हो तो आपको मार्क्स कटेंगे नहीं इस पे, क्योंकि ये एक जनरल पॉइंट है, फिर भी मैं एडवाइस करूंगा लिख देना, जब भी जनरल मीटिंग हो रही है उसके पहले बोर्ड मीटिंग लिख देना, बाकी नहीं तो मार्क्स कटेंगे नहीं, क्योंकि इट इज एकदम कॉमन सेंस की बात है ये, कि रहेगी हमेशा बोर्ड मीटिंग होना ही चाहिए, आप नहीं भी लिखोगे तो रहेगी हमेशा। फिर दूसरी, आपको जनरल मीटिंग बुलाना है और इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। इसमें भी आप ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स करोगे, लेकिन अब आप क्या करोगे, सो यू विल हैव टू इंक्लूड दी 3 restrictions, 3 कंडीशंस। सो क्योंकि अब हम पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हैं, तो अब आपको वो 3 कंडीशंस लिखना पड़ेगा कि हमारे शेयर्स फ्री ट्रांसफर नहीं हो सकते। सो यहाँ पे भी पहली चीज वही रहेगी, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें आप इंक्लूड करोगे, इंसर्ट द 3 कंडीशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो आपको लिखना पड़ेगा, पहला रहेगा रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200, एंड तीसरा रहेगा प्रोहिबिट पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। और दूसरा ऑल्टरेशन ऑफ एमओए,
सेम ही प्रोसेस चल रही है, सिर्फ उसका अपोजिट कर रहे हैं। हमने पहले डिलीट किया, अब हम ये चीज़ें इंसर्ट करेंगे। सो इसमें हम अगेन insert the word private in its name। फिर इसके बाद आपको अप्रूवल लेना है। थर्ड पॉइंट रहेगा, एक एक्स्ट्रा का पॉइंट यहाँ आ रहा है जो अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स नरेंद्र मोदी नहीं, सो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो उनसे हम अप्रूवल लेंगे। इसके बाद फाइल कर दो, खत्म। फोर्थ एक पॉइंट ये बढ़ रहा है अप्रूवल वाला, बस फाइल विथ ROC, सेम फॉर्म है, INC 27 एंड MGT 14। कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड ये और ये MOA, और एक चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी, कॉपी ऑफ अप्रूवल। और फिर ROC जाएगा, फ्रिज खोलेगा, एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। COI मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे नोट काम का है, नोट वैसे भी बहुत काम आते हैं, होने चाहिए, ठीक है। सो कंपनी becomes private from the date of approval। अप्रूवल आने के तारीख से ये कन्वर्ट होती है। ठीक है, बहुत ही आसान। तो दोनों में फ़र्क यही है, मेजर फ़र्क, कि प्राइवेट अगर पब्लिक हो रही है तो फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगी, लेकिन जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट होना जाएगी तब वहाँ पे उसको कन्वर्जन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल नहीं मिला है तो ये कन्वर्ट नहीं हुई, सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर लेना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सो ये दिया है। तो इसमें आपको फॉर्म तो नहीं पूछेंगे, ये दोनों, इनमें फाइलिंग के टाइम भी होते हैं, कहीं कहीं टाइम भी काम आएंगे। यहाँ पे टाइम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम दिया है वैसे 15 दिन, विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर फाइलिंग करो, दोनों ही केस में विद इन 15 डेज आपको फाइलिंग कर देना पड़ता है। बहुत ही आसान। तो ये 4-5 मार्क का क्वेश्चन है, पक्का हो जाता है। पढ़ डालते हैं इतना। पहले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लगती थी, पहले यहाँ पे लगती थी ट्रिब्यूनल की अप्रूवल, NCLT होता है उसकी अप्रूवल लगती थी। फिर ट्रिब्यूनल की अप्रूवल में कैसा है ना, बहुत टाइम जाता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल यानी एक प्रकार से कोर्ट है, तो कोर्ट जैसी प्रोसेस होती है, उसमें पिटीशन फाइल करो। सो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत फिर इन्होंने MCA की परमिशन रखा फिर। सो अब अप्रूवल किसकी लग गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब ट्रिब्यूनल की नहीं लगती। जब ये चेंज हुआ था उस साल MCQ में पूछा गया था। सो MCQ में क्योंकि अप्रूवल किसकी चाहिए वो भी आ सकता है, तो वो आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, ट्रिब्यूनल की, ROC की या RD की। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल अब लगती है। जो अब यहाँ एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है, आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, चलो पहले इतना रीड करते फिर बताता हूँ।
सो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन भी है, वो क्या होते हैं वो देखेंगे. सो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड, सेकेंड प्रोविजन पढ़ रहे हैं हम, तो पहले ये पढ़ चुके हैं हमने. आपको ये लिखना नहीं है, ये तो एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है. आपको लिखना है तो वो आपको यहाँ दिया हुआ है आसान शब्दों में. सो ये आपको ये वाला लिखना है पार्ट. सो पहले ये पूरा सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर अपन रीड करते हैं जो एग्जाम में लिखना है. सो हमने देखा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड कंडीशंस इन द मेमोरेंडम, अ कंपनी में ऑल्टरेट्स आर्टिकल्स बाय special resolution, including alterations having the effect of conversion of private company into public and public into private. फिर provided that company becomes public from the date of resolution, provided further that any alteration having the effect of conversion of public into private, तो ये specifically बोल रहा है जब public से private में जाएंगे उस वक्त आपको ये वैलिड तब तक नहीं रहेगा, shall not be valid, जब तक के अप्रूवल नहीं मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. सो आपको यहाँ भी फॉर्म मैनर याद रखने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन ही होता है. सो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही कन्वर्जन कंप्लीट होगा. फिर एवरी ऑल्टरेशन, ये वाला प्रोविजन छोड़ दो अभी, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, अभी कोई काम का नहीं है, बट एक बार अपन पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कानून में ऐसे भी प्रोविजन होते हैं. ट्रांजिशनल प्रोविजन है तो अभी फिलहाल कोई काम का नहीं. सो एवरी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स अंडर दिस सेक्शन एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग ऑल्टरेशंस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार टुगेदर विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ एमओए एओए. तो यहाँ एओए की बात हो रही क्योंकि अभी हम सेक्शन 14 पढ़ रहे हैं सिर्फ. एमओए भी बदलेगा बट वो यहाँ नहीं है, वो सेक्शन 13 में लिखा रहेगा. विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड हु शैल रजिस्टर द सेम. फिर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल शैल बी रजिस्टर्ड शैल बी वैलिड एज इफ इट इज ओरिजिनली इन द आर्टिकल्स. अब ये जो ट्रांजिशनल प्रोविजन है, जैसा कि मैंने बताया पहले ट्रिब्यूनल की परमिशन लगती थी, तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या करते हैं, जब चेंजेस होते हैं ना तो कोई चीज क्लैरिफाई करने के लिए ऐसे प्रोविजंस डाले जाते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, यही वाला एग्जांपल, अपना अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे 2019 में, और 2019 में अमेंडमेंट करके इन्होंने बोला कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको लगेगी. 2019 के पहले तक की आपको परमिशन लगती थी ट्रिब्यूनल की. अब ऐसी भी तो कोई कंपनी हो सकती है जिसने यहां पे कहीं परमिशन के लिए अप्लाई करके रखी है, कंपनी ने एप्लीकेशन किया फॉर अप्रूवल. अब उसने कहां पे एप्लीकेशन किया होगा, ट्रिब्यूनल के पास किया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना ही नहीं था. लेकिन इन्होंने 2019 में बदलाव कर दिया और अब बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो. तो क्या ये कंपनी फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी क्या? तो यही चीज क्लैरिफाई किया है. तो फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना है. जिसने एप्लीकेशन करके रखा है एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग विद द एनसीएलटी, तो ये वाली एप्लीकेशन विल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय ट्रिब्यूनल ओनली. सो ये ट्रिब्यूनल ही इस पे डिसीजन देगा, फिर से आपको अप्लाई नहीं करना है. सो ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए चलता है. ट्रांजिशनल प्रोविजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ट्रांजिशन जब हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं. उन कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए बताया जाता है. सो अब ये कोई काम का नहीं रह गया. ये ट्रांजिशनल प्रोविजन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही काम के होते हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ी पेंडिंग होगी कोई एप्लीकेशन. 2019 की एप्लीकेशन अभी 2025 आ गया, अभी तक थोड़ी पेंडिंग होगी, बट उस टाइम पे ये काम का था. सो ये अब कोई काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको. Provided also that any application pending before the tribunal as on the date of commencement of Companies Amendment Act 2019. So जो already pending वाली application है shall be disposed of by tribunal only in accordance with the provisions applicable before such commencement. So amendment के पहले जो provision थे वो apply होते रहेंगे. So भले amendment हो गया लेकिन already जो application हो चुकी है उसको ये amendment नहीं लगेगा, ऐसा उनका बोलना है. ठीक है, तो एग्जाम के लिए काम का नहीं है. तो अब रीड कर लेते हैं. सो वैसे तो अपन ने बना ही लिया है पूरा. तो कन्वर्जन बाय चॉइस पहले कौन सा पढ़ रहे हैं हम, पहले हम देख रहे हैं प्राइवेट से पब्लिक होना. तो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक, ठीक है. सो कंपनी अपने इच्छा से
कन्वर्ट हो सकती है इनटू पब्लिक कंपनी। इसके लिए कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। पहला, बोर्ड मीटिंग लो, इसमें प्रपोजल रखो कि हमको कन्वर्ट करना है। ऑल्सो फिक्स द टाइम एंड डेट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। सो आप फिर जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ये एजीएम भी हो सकती है या ईजीएम भी हो सकती है। जनरल मीटिंग में यू विल पास द स्पेशल रेजोल्यूशंस। स्पेशल रेजोल्यूशन पहला रहेगा ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स का, फॉर डिलीटिंग द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी एज मेंशन इन सेक्शन 2 क्लॉज 68। फिर एक और स्पेशल रेजोल्यूशन है टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। ये एक्चुअली सेक्शन नंबर 13 में आएगा। बाय डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट, प्राइवेट वर्ड हमको डिलीट करना है फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी एंड टू ऑल्टर द मेमोरेंडम। सो दोनों चेंज हो रहा है यहाँ पे, पहले आर्टिकल्स बदले फिर मेमोरेंडम बदला, सो दोनों बदला। बट मेजर थिंग है यहाँ पे चेंज ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, इसीलिए आर्टिकल्स को हम मेन यहाँ पे महत्व दे रहे हैं। जब हम 13 पढ़ेंगे तब हम नेम चेंज भी पढ़ेंगे डिटेल में। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। आपको कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास कर देना, फाइल कर देना है रजिस्ट्रार के पास। ऑल्टर्ड एमओए एओए, एंड ये कंपलसरी नहीं है, ये लगेगा अगर आपको ऑथराइज कैपिटल चेंज वगैरह करना है, कम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए फिर आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ये अलग है, ये नहीं भी लिखोगे आप तो चलेगा। तो ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है। एक सेकेंड, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। होता है कभी कभी, मैं अटक गया हूँ ऑनलाइन, होता है कभी कभी। इधर चालू है, वो यूट्यूब वाला बंद हो गया। आएगा आएगा। चलो ठीक है। सो ये मेन चीज़ हो गई। फिर ये कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ दिया हुआ है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें करना पड़ेगा। आप अगर प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, तो हमने देखा था 2 लोगों की। पर अब आप पब्लिक बन रहे हैं तो क्या आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाना नहीं पड़ेगा क्या, तो बढ़ाना पड़ेगा। सो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 7 है तो आपको कम से कम 7 तक लाना है। वैसे ही ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है अदर फॉर्मेलिटीज में। फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स से काम हो जाता है, बट पब्लिक कंपनी में 3 होना अनिवार्य होता है। अगर आपके पास 3 डायरेक्टर्स नहीं है, हो सकता है पहले से 3 है तो वो दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में ऑलरेडी 10 शेयर होल्डर 10 डायरेक्टर्स हैं, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर कम है तो फिर आपको एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स तो बनाना पड़ेगा। फिर नया सर्टिफिकेट लेके आओ। तो ये देखा अपन ने, रजिस्ट्रार विल इशू अ न्यू सर्टिफिकेट जिसमें अब वर्ड प्राइवेट ये डिलीटेड रहेगा। ठीक है। फॉर द पर्पज फॉर दिस पर्पज द ओरिजिनल सर्टिफिकेट नीड्स टू बी सरेंडर्ड। नहीं हो रहा है कनेक्ट, ठीक है। बुला लेते हैं एक बार।
ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं, बैकअप दे देंगे ऑनलाइन के लिए। हाँ, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। सो आपको अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बदलना पड़ेगा। सो जितने भी कॉपी होती है सब कॉपीज में चेंज किया जाता है। ठीक है, सो ये सिंपल है। सो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मेन यही लिखना है, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग यहाँ तक के आपको बताना है। तो अपने जो अपन ने ये बनाया है ये सफिशिएंट है, आप इन्हीं चीज़ों को प्रॉपरली लिखेंगे। सो यहाँ पे अपन ने उसको फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाया, आप उसको प्रॉपर सेंटेंस वाइज लिखेंगे, सो वही आपका आंसर हो जाएगा। सो 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, फ्री के 4-5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फ्री के तो नहीं है, थोड़ा लिखना पड़ता है, बट ईजी है, सो इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी विल रिक्वायर फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं दिया है बट वो भी रहता ही है, बताया मैंने। डायरेक्टली स्पेशल रेजोल्यूशन दिया है फॉर इंसर्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कंपनी विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द कन्वर्जन एंड आर्टिकल ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स। सो इसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड करो। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी इज बाइंडिंग ऑन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। सो जो नई कंसेंट दे रहे हैं उन पे भी बाइंड होता है ये, प्रोवाइडेड इट इज बोनाफाइड। सभी डिसीजन सबके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। सो अगर कोई डिसीजन लिया है और कुछ लोग नहीं भी बोल रहे थे तो भी वो फॉलो करना पड़ता है। वो स्ट्रीमिंग बंद हो गई, लिख के आया नीचे। ये ऐसा लिख के आया था, डिस्कनेक्टेड रिकनेक्टेड। हाँ, सो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, डिसेंटिंग यानी जो कंसेंट नहीं दे रहे, सो दो होता है, कंसेंटिंग एंड डिसेंटिंग। सो जो डिसेंट कर रहे हैं उन पे भी ये बाइंड हो जाएगा, provided it is bona fide and in the interest of the company as a whole and consistent with the objects of MOA। फिर चेंजिंग नेम, दूसरी चीज तो ये एक आपने चेंज किया आर्टिकल्स, दूसरा चेंज करेंगे हम मेमोरेंडम। सो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन अगेन चेंज द नेम बाय एडिंग द वर्ड प्राइवेट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 13। सेक्शन 13 अलग से पढ़ेंगे, एंड फाइलिंग द सेम विथ रजिस्ट्रार। फिर इट विल हैव द इफेक्ट ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आपको फाइलिंग कर देना है विद इन 15 days। फॉर्म बताया मैंने, फॉर्म यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। सो कहीं कहीं मैं बोलूंगा ये फॉर्म याद रखो, वो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे MGT 11 बताऊंगा मैं, वो याद रखना पड़ेगा। फिर CHG 1 CHG 9 ऐसे कुछ फॉर्म्स है, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हर जगह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ INC 27 लगता है बेसिकली। सो INC 27 ये स्पेसिफिक फॉर्म है, प्लस आपको MGT 14, ये दो फॉर्म्स लगते हैं। ये जनरल फॉर्म है फॉर फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन और ये स्पेसिफिक फॉर्म है फॉर कन्वर्जन। एंड देन यू विल हैव टू ऑब्टेन द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द वर्ड प्राइवेट। ठीक है, सो ऐसा है। अब यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आपका कन्वर्जन कंप्लीट होता है, सेक्शन 14 कंप्लीट हुआ। फिर से हम सेक्शन 14 पढ़ेंगे जब हम MOA AOA का चैप्टर पढ़ेंगे। सो फिर से पढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअली सेक्शन 14 ये कन्वर्जन का है ही नहीं, ये ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स का है। सो कन्वर्जन का सेक्शन वैसे 18 है, ठीक है, लेकिन 18 पे आपको क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे डायरेक्टली कुछ है ही नहीं उसमें पूछने लायक। सो इसीलिए आपको क्वेश्चन आएंगे तो 14 पे ही पूछे जाएंगे। कोई डाउट होंगे यहाँ तक तो पूछ लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिर OPC के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट, डरा मत करो, पूछ लिया करो, डरते कुछ बच्चे। तो लिख पाएंगे कि नहीं है, अगर आया एग्जाम में तो पूरे मिलते हैं इसमें मार्क्स। यहाँ वही तो एक अच्छा है कि अपने को पूरा पॉइंट वाइज प्रॉपरली लिख दिए, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट लिखे, 5 मार्क पक्के हो जाएंगे। इजी है, CA एग्जाम्स इजी होती है। सिर्फ कोर्स वास्ट है, अभी ये पढ़े,
फिर जब 4 महीने हो जाएंगे, अपनी क्लास खत्म होंगी, तब याद नहीं रहेगा, धुंधला धुंधला सा याद रहेगा कुछ। लेकिन रिवाइज करोगे तो फिर से याद आ जाएगा। और उसके लिए अगर आप अभी भी रिवीजन करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। रेगुलर अगर आप रिवाइज करते रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है, जितना क्लास में चल रहा है उतना ही कर लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप उतना कर लेते हैं तो भी सफिशेंट है, इजीली आप क्लियर कर जाएंगे। और बुक के साथ आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी, वो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो उनमें आप ये बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक रिवीजन होते जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक तो बहुत अच्छे से करना। सो जितने भी लोग अच्छा स्कोर करते हैं वो क्वेश्चन बैंक के सहारे करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाओ, लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी पढ़ के गए तो भी आराम से पास हो जाएंगे। तो इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक है वो। अभी थोड़े एमसीक्यू बन रहे हैं उसमें, और सो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उसको। तो आ जाएगी, लेकिन अभी 2-3 दिन में मिल जाएगी आपको। चलो ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं ओपीसी के बारे में, वन पर्सन कंपनी। सो पब्लिक और प्राइवेट देखा हमने, फिर कन्वर्जन देखा, फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक, दोनों कन्वर्जन कंप्लीट हो गए। अब हमको देखना है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। सो वन पर्सन कंपनी कैसी हो सकती है, ये रिपीट है अगेन, फाउंडेशन में पढ़ा है, तो भी पूरा डीप में ही अपन समझेंगे, क्योंकि फाउंडेशन में कैसा पढ़ा था मुझे पता है। सो हाँ, ये कंपनी लॉ ज़्यादातर लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है, फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता ये चीज़ का। तो आपने नोटिस किया होगा, फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पूरा टाइम खा जाता है। कल एग्जाम है, आज पढ़ रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही खत्म नहीं हो रहा। फिर सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ फिर ऊपर ऊपर हो जाता है। ऐसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, फिक्र मत करो। अभी, हाँ, अभी फिर से पढ़ेंगे पूरा डीप में। सो ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति रहेगा जिसको हम प्यार से बोलेंगे मेंबर। ये एक कंपनी बनाने चला है, इस कंपनी को हम प्यार से बोलेंगे ओपीसी। सो ये जो घर जैसी होती है कंपनी होती है। तो अपने पूरे कोर्स में ऐसे बहुत बार दिखेंगे आपको कंपनी। ये मेंबर है। अब क्योंकि कंपनी है, कंपनी में होता है एक परपेचुअल सक्सेशन का फीचर, तो इसीलिए यहां तो अकेला मेंबर है, अगर वो गचक गया तो क्या होगा। तो हाँ, इसीलिए एक और व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखा होता है यमओए में। ये एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी। सो ये लिखा होता है यमओए पे, यमओए में लिखा रहेगा मेंबर कौन है एज वेल एज नॉमिनी कौन है। इसकी फाइलिंग की जाती है, और नॉमिनी से हमको कंसेंट लेना पड़ता है, एक रिटर्न कंसेंट ली जाएगी उससे। कंसेंट रिटर्न होना चाहिए, ये भी फाइल होती है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यू विल हैव टू फाइल द कंसेंट, क्योंकि आप नॉमिनी बनाना चाह रहे किसी को, तो उसकी इच्छा भी तो होना चाहिए। वो बोलता नहीं नहीं मेरे को नहीं बनना, नहीं तू नॉमिनी बन ही गया, ऐसा थोड़ी होगा। सो उससे कंसेंट लेना पड़ेगा। सो वो बोलेगा कि मैं बनने को तैयार हूं, तभी उसको बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर ये दोनों ही व्यक्तियों का, मेंबर और नॉमिनी का, नेचुरल पर्सन होना अनिवार्य है। दोनों ही व्यक्ति कैसे होंगे, तो नेचुरल पर्सन होंगे, यानी इनका बर्थ हुआ है। अरे, दैट मीन्स एक कंपनी नहीं बना सकती। कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड बोलती है हम ओपीसी बनाते हैं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। सो नेचुरल पर्सन ही ये बना सकता है। दूसरा बोला है भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। सो इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो बोलता है मैं ओपीसी बनाऊंगा भारत में आके, तो उसको बोलेंगे नहीं, तेरे को अलाउड नहीं है, क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है। ठीक है, इंडियन सिटीजन होना। फिर रेसिडेंट और अदरवाइज, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, ये अमेंडमेंट करके लाया है, वैसे आपने पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स अब रेसिडेंट नहीं रहा तो भी चलता है।
सो नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट और अदरवाइज। पहले कंपलसरी था कि रेसिडेंट ही होना चाहिए, और रेसिडेंट को भी डिफाइन किया है, वो अभी भी डिफाइन किया है। रेसिडेंट का मतलब है ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 120 डेज। वो 182 पहले था, फिर अमेंडमेंट हो गया है। सो मोर देन 120 डेज, तो यहाँ पे 120 डेज है, आपके बुक में अमेंडेड है। वैसे तो फाउंडेशन में ही अमेंडेड था। सो नॉट लेस देन 120 डेज इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो 120 दिन उसने भारत में मौजूद होना चाहिए। नॉट लेस देन है तो इक्वल भी चलेगा, मोर देन और इक्वल टू। सो 120 दिन प्रेजेंट होना चाहिए, कहाँ पे? भारत में। तो नहीं तो बोलेंगे सब प्रेजेंट इन इंडिया। पहले 182 दिन हुआ करता था, अब 120 दिन है। ठीक है, 182, 82 यानी 82। ठीक है, सो 182 डेज पहले लिखा हुआ था, फिर चेंज कर दिया। और ये हर जगह रेसिडेंट की डेफिनेशन है और हर जगह अलग अलग है, खूब तकलीफ देती है डेफिनेशन। सो यहाँ भी पढ़ोगे, इनकम टैक्स में पढ़ोगे, उधर फैमा में अलग रहेगा, एलएलपी में रहेगा, तो सब जगह है ये रेसिडेंट। और एक चीज़ है कि इनका मेजर होना अनिवार्य है। तो मेजर रहेंगे, ये जंग लड़ने जाएंगे सरहद पे, नहीं वैसे मेजर नहीं। तो मेजर यानी जिन्होंने अपने जीवन की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, सो वो मेजर कहलाते हैं। सो ये चार कंडीशंस है: नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट और अदरवाइज, और मेजर। फिर अगर कल चलकर मेंबर नॉमिनी को बदलना चाहता है तो बदल सकता है। सो ये बदलना अलाउड है, एंड इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड कि एमओई चेंज किया जाए। सो मैंने आपको बताया कि एमओई में लिखा होता है नॉमिनी के बारे में। खराब हो रहा है पेन, शाही खत्म हो रही है इसकी। ठीक है, क्या पंचेट मारता हूँ मैं। सो एमओए में लिखा होता है, लेकिन कल चलकर अगर नॉमिनी को बदल रहे हैं हम, जैसे समझो पिताजी हैं, पिताजी ने बेटे को नॉमिनी बनाए थे, अब वो बेटे ने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध किसी लड़की से शादी कर दी है। अब पिताजी बोलते हैं मैं तुझे जायदाद से बेदखल करता हूं और तेरे को मैं नॉमिनी भी नहीं बनाऊंगा, हटा दूंगा। सो यहाँ पे पिताजी बेटे को हटा सकते हैं नॉमिनी के पोस्ट से, और उनको तुरंत फिर दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। वो दूसरा नॉमिनी जो है उससे भी कंसेंट लेना जरूरी रहता है। ठीक है, वैसे ही अगर, और इसको एमओए का ऑल्टरेशन नहीं बोलेंगे। सो कोई जरूरत नहीं है एमओए में चेंज करने की। एमओए में भले ही पुराने का नाम लिखा होगा, बट फिर भी नए नॉमिनी का जब फॉर्म आपने फाइल कर दिया तो फिर नॉमिनी चेंज हो चुका है। फिर बाद में अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉमिनी मेंबर को नॉमिनी नहीं रहना चाहता, मेंबर को बदल नहीं सकते, तो मेंबर तो खुद है, तो उसको नहीं बोल सकते हट तू मैं रहूंगा ऐसा नहीं होता। लेकिन लेकिन अगर वो खुद नहीं जुड़े रहना चाहता है तो ऐसा जरूर कर सकते हैं। सो बेटा बोलता है पिताजी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी है, तो बेटा बोलता है कि पिताजी मैं आपसे अब कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता। अरे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। सो पिताजी मेंबर है, बेटा नॉमिनी है, पिताजी ने किसी और लड़की से शादी कर ली है। अब बेटा बोलता है कि मैं आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, मैं नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है। ठीक है, सो दोनों ही नॉमिनी बदल सकते हैं, यानी मेंबर भी नॉमिनी बदल सकता है एंड नॉमिनी भी खुद विड्रॉल कर सकता है, दोनों परमिटेड है। एंड इट विल नॉट अमाउंट टू ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, एमओए बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर ओपीसी के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। ओपीसी दो चीज नहीं कर सकती, कैन नॉट, पहला कैरी ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। एनबीएफसी जैसा काम नहीं कर सकती। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि फाइनेंस का काम कर रही है, बैंक जैसे काम करती हैं। सो दो होता है, एक तो बैंक होते हैं, बैंक कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं? तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में। सो जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सब बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक। बट कई बार बैंक जैसा काम हम करते हैं कंपनी बना के, तो वो बैंक नहीं कहलाते, वो एनबीएफसी कहलाते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो बैंक नहीं है बट फाइनेंशियल कंपनीज है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस का,
सो बजाज फाइनेंस ये बैंक नहीं है, बट बैंक जैसे ही काम करेगा ये भी डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, ये भी लोन्स वगैरह देते हैं। सो इनको हम एनबीएफसी बोलते हैं। ये रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट में। सो बजाज फाइनेंस ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, बट ये बैंक जैसे काम करती है, तो इसको एनबीएफसी बोलते हैं। सो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कर रही है। आप एक कंपनी बना सकते हैं एनबीएफसी करके, लेकिन आप ओपीसी नहीं बना सकते। मैं अगर एक ओपीसी बनाता हूं और मैं बोलता हूं ये बैंकिंग जैसा काम करेगी, ये फाइनेंस एक्सेप्ट करना, लोन देने का काम करेगी, तो ये अलाउड नहीं है। सो आप ओपीसी बना के ये बिजनेस नहीं कर सकते बैंक जैसा। दूसरा, आप इसको सेक्शन 8 कंपनी में नहीं बना सकते। कैन नॉट पूरा लिखो, कैन नॉट सेक्शन 8 नहीं, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। सो ये कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट काम नहीं करेगी। सो अगर मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छे काम करो, दान दक्षिणा करो, उसके लिए मैं एक कंपनी बनाता हूँ, तो मैं नॉर्मल कंपनी बना सकता हूँ, बट ओपीसी बनाना संभव नहीं है। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, भले ही फाउंडेशन में आ चुके होते हैं, बट इंटर में फिर से इन पे क्वेश्चन आते हैं। ओपीसी वाले पॉइंट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू भी काफ़ी बनाए जाते हैं इस पे। सो एमसीक्यू तो और बन सकते हैं, इन्होंने बनाया नहीं उतने, नहीं तो खतरनाक बहुत डीप में एक एक लाइन पे 3-3 4-4 एमसीक्यू बन सकते हैं। जब नया नया ये एक्ट आया था तो मैंने बनाया था 2013 में, बहुत सारे एमसीक्यू बना के डाला था मैंने, फिर कभी पूछे नहीं उसके ऊपर तो मैंने हटा दिया। जैसे उसमें एक बनाया था कि एक यो हनी सिंह है, उसने ओपीसी बनाया, ओपीसी फॉर्म किया, और वो उसमें जो अपना म्यूजिक रिकॉर्ड वगैरह करना ये सब काम करता है। फिर बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो भक्ति गीत गाने लगता है। सो हाँ, ऐसे एमसीक्यू बनाया था मैंने एक टाइम। सो वो अब बोलता है मैं सिर्फ भगवान के गाने गाऊंगा और अपनी ये जो कंपनी है इसको भी चैरिटी के लिए यूज करूंगा, तो क्या वो कर सकता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि ना वो ओरिजिनली रजिस्टर कर सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी, ना उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सो आपकी ऑलरेडी एक ओपीसी है तो उसको आप चैरिटी के लिए नहीं यूज कर सकते। सो ओपीसी ये दो चीज नहीं करेगी, इट कैन नॉट कैरी ऑन दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड इट विल नॉट बी रजिस्टर्ड और कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 8। ठीक है। फिर एक पॉइंट और पूरा एक साथ बता देता हूं। एक व्यक्ति एक ही ओपीसी बना सकता है। मैंने अगर एक ओपीसी बना लिया, समझो मैं एक्स हूं, तो एक्स ने नहीं वो अलग है। तो समझो मैं मिस्टर एक्स हूं, मैंने एक कंपनी बनाया एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये भी प्राइवेट कंपनी जो होती है, इसके नाम के साथ ओपीसी लिखना जरूरी होता है। ये एक कंपनी है, इसमें मैं मेंबर हूं एक्स। तो मैं अगर एक ओपीसी बना चुका हूं तो मैं फिर से एक और ओपीसी नहीं बना सकता। मैं कल चल के सोचूंगा चलो एक ओपीसी और फॉर्म करते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट परमिटेड। समझो मैंने इसमें नॉमिनी बना दिया मिस्टर वाई को। अब वाई को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उसने सोचा अपन भी ऐसी ही कंपनी बनाते हैं, उसने एक कंपनी बनाया वाई प्राइवेट लिमिटेड। ये भी ओपीसी है, वो यहां पे मेंबर है और उसने मुझे नॉमिनी बना दिया, तो ये पॉसिबल है। तो मैं एक जगह मेंबर और दूसरी जगह नॉमिनी हो सकता हूं, लेकिन मैं दो जगह मेंबर नहीं हो सकता। वैसे ही मैं दो ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं हो सकता। सो नॉमिनी भी एक ही ओपीसी में हो सकते हैं। आप एक ओपीसी बनाओगे और मुझे नॉमिनी बनाना चाहोगे तो मैं नहीं बन पाऊंगा, अगर मैं ऑलरेडी एक जगह ओपीसी में नॉमिनी हूं। सो मैं फिर से दूसरे ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन पाऊंगा। ये आपका बेसिक रूल है, जनरल रूल। पर कभी कभी ऐसा गलती से हो सकता है। समझो मैं यहां पे मेंबर था, अब मैं यहां पे गचक गया, डेथ हो गई, सो वाई यहां पे मेंबर बन गया। अब वाई यहां भी मेंबर है और यहां भी मेंबर है, लेकिन आपका कानून बोलता है कि दो जगह मेंबर नहीं हो सकते, दो ओपीसी में आप मेंबर नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में ही विल हैव टू रिजाइन, वाई को रिजाइन करना पड़ेगा। वाई विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम वन ओपीसी विद इन 180 days।
180 दिन का वक्त है उसके पास। 180 डेज के अंदर ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम वन सच कंपनी। ही विल हैव टू फुलफिल द क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया बोलता है कि आप एक ही जगह मेंबर हो सकते हैं। तो अगर आप गलती से 2 जगह हो गए, एक जगह की मेंबरशिप आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो आप दूसरे को बेच सकते हैं फिर वो कंपनीज बिकती है, बहुत आसानी से बिकती है, और कंपनी जितनी पुरानी उतनी उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। सो कई बार होता है किसी ने कंपनी बना के रखा बट कुछ काम ही नहीं कर रहा है उस पर, और कल चलकर कोई और व्यक्ति को कंपनी की आवश्यकता है तो खरीद लेते हैं लोग। नई कंपनी बनाने के बदले पुरानी कंपनी खरीदना प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर एक कंपनी 4 साल पहले मैंने बना के रखा हूँ, आज भले ही मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर नई कंपनी बनाओगे तो आपको उसमें नए कंपनी का एक्सपीरियंस आज से चालू होगा। बट अगर आप बोलते हैं मेरी कंपनी 4 साल पुरानी है, तो टेंडर्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। तो इसीलिए लोग पुरानी कंपनी को यूज़ करते हैं। बाद में क्या, एमओए चेंज कर दो आपको अगर लगता है तो। ऑब्जेक्ट्स भी बदल सकते हैं, शेयर होल्डर्स बदल जाएंगे, डायरेक्टर्स बदल जाएंगे। तो आपको लगता है नाम भी बदलना है तो नाम तक बदल डालो, सब कर सकते हैं। तो सिर्फ नाम के लिए वो डेट रह जाएगी उस दिन की, इनकॉर्पोरेशन की 4 साल पहले की, बाकी सब बदल जाएगा। सो ऐसा करते हैं बहुत लोग, कंपनी बेचते हैं और ज़्यादा वैल्यूएशन में बिकती है। पुरानी कंपनी है तो और वैल्यू मिलती है उसकी। तो और उसमें भी अगर टर्नओवर है, एक्चुअल में काम चालू है, तो उसमें और वैल्यू बढ़ती है। सो क्योंकि ये तो डिमांड सप्लाई का केस है, अगर मुझे ज़रूरत है ऐसी कंपनी की तो मैं ज़्यादा पैसे दे के भी वो खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे को नया टेंडर मिल रहा है। तो उसमें और पैसा कमाऊंगा मैं। तो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। लीगल तरीके हैं पैसे कमाने के। सो होते हैं ऐसे कुछ तरीके। चलो, सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार बस। तो ओपीसी पेज नंबर 1.9 पे हम वापस आ रहे हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, डरा मत करो मुझसे। ऐसे दिखता हूँ खूंखार, बट सीधा साधा हूँ मैं। ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62, कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज। ये तो सेक्शन 3 छापा है पहले। सो कंपनी बनाई जा सकती है फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाय वन पर्सन, where the company to be formed is OPC, that is to say a private company. So OPC is also a type of private company. कैसे बनेगा ये भी वैसे ही जैसे नॉर्मल बाकी कंपनीज बनती है, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर ये लोग साइन करते हैं, एंड कंप्लाइंग विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओपीसी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज मेंबर, प्रोवाइडेड मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी। ओपीसी की मेमोरेंडम में एक और व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी, विथ हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है, INC 3। हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, सब्सक्राइबर के गचक जाने पे और इनकैपेसिटी में, बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सो नॉमिनी विल बिकम द मेंबर, एंड रिटर्न कंसेंट ऑल्सो बी फाइल्ड। सो वही जब फॉर्म आप फाइल करते हैं, जब आप कंपनी बनाते हैं, तो आपको फाइल ये डिटेल कंसेंट भी फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फॉर्म रटने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर फाइल विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन along with MOA AOA, provided other person may withdraw his consent in such manner as may be prescribed, and member may also change the name of the other person by giving notice in such manner as may be prescribed। फिर जब भी चेंज होगा विद इन 30 days INC 4 में फाइलिंग करना पड़ता है। प्रोवाइडेड डेट एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ मेंबर, नेम ऑफ द पर्सन यानी नॉमिनी, शैल नॉट बी डीम्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। सो एमओए का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। रूल्स में बताया है कुछ चीजें, रटने की जरूरत नहीं है, ये समझो और याद रखो, क्योंकि आपको इस पे भी केस स्टडीज ही आएगी। सो ओपीसी में भी आपको डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे। सो इनकॉर्पोरेशन रूल्स हैं, ये बताते हैं ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, दैट मीन्स ही कैन बी मेंबर, और शैल बी नॉमिनी फॉर सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। तो नॉमिनी और मेंबर दोनों का ही नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट या अदरवाइज होना जरूरी है। रेसिडेंट डिफाइन किया है, जिसने भारत में 120 दिन कम से कम पिछले साल प्रेजेंट था, मौजूद था, वो कहलाएगा रेसिडेंट।
पिछले फाइनेंशियल ईयर में। नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन अ ओपीसी, एक ओपीसी से ज्यादा में मेंबर नहीं हो सकते एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सेड पर्सन शैल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। दिस मीन्स एक व्यक्ति एक जगह मेंबर और दूसरे जगह नॉमिनी हो सकता है। वेयर द नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन ओपीसी, एक नेचुरल पर्सन है, जैसे अपने यहाँ पे वाई का एग्जांपल, वाई की बात हो रही है, वाई was a member in one OPC and he was a nominee in another and he becomes member in another OPC। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 180 डेज में उसको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से ओपीसी में जुड़े रहना चाहता है। सो वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ ओपीसी in accordance with this rule becomes a member, so natural person already member है एक जगह, अपने केस में y becomes a member in another such company, वो दूसरी कंपनी में भी मेंबर बन गया। सो ऑलरेडी वो y मेंबर है y प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी में, ही ऑल्सो बिकम्स मेंबर इन x प्राइवेट लिमिटेड। क्यों बन गया वो, बिकॉज ऑफ हिम बीइंग नॉमिनी इन दैट ओपीसी, दूसरे ओपीसी में नॉमिनी था और इसीलिए वो बन गया मेंबर। सो एक जगह मेंबर ऑलरेडी है, एक जगह और वो मेंबर बन गया, तो वो क्या करेगा, सो सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन सब रूल 2। सो ये सब रूल 2 है, विद इन 180 डेज, दैट मीन्स ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम वन सच ओपीसी। फिर माइनर नहीं होना, एंड ये कंपनी नहीं बनाई जा सकती या कन्वर्ट की जा सकती अंडर सेक्शन 8 चैरिटेबल, एंड ये कंपनी नहीं कर सकती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये अलग वर्ड है, ये ऑटो करेक्ट कर देता है कई बार, एनी अलग वर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट अलग वर्ड है, तो एनी बॉडी नहीं है वो, ये ऑटो करेक्ट एरर है, अपन बराबर लिखते हैं एनी बॉडी कॉर्पोरेट, वो अपने आप वो एनी बॉडी को जोड़ देता और कॉर्पोरेट अलग कर देता। सो कभी कभी इनको लगता है हम ज़्यादा होशियार हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल ही है ना, ठीक है, अभी हो रहे हैं वैसे होशियार, ठीक है, इमोशंस भी दिखा रहे हैं आजकल। हाँ, एक न्यूज़ आई थी बीच में कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई चैट बॉक्स ने, जैसे चैट जीपीटी वगैरह, वैसा किसी ने इमोशंस भी व्यक्त किया, किसी ने उसको बोल दिया कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं वगैरह, तो उसको इमोशंस आ गए, कुछ ऐसा आया एक्चुअल में। देखो अब क्या होता है, कोई कोई अच्छे हैं जिनको इमोशंस नहीं होते, इतना अच्छा है ना, इमोशंस नहीं रहे जीवन में तो कितना सही है, ठीक है। So, तो एआई इसमें आगे बढ़ जाएगा अपने से, फिर वही टर्मिनेटर वगैरह होता है, देखेंगे अपन ठीक है, चलो। सो कंपनीज एक्ट, ये तो आगे पढ़ेंगे अपन, यहाँ दिया जरूर है ओपीसी में। वैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वैसे आपको पता भी होगा ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते हैं तो तीन चीजें बनती हैं, एक बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये भी बन गया है, पता होगा आपको। सो वैसे और भी चीजें हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू द अकाउंट्स, ऐसे 5 चीजें होती हैं। सो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं हुआ करता था, पुराने कंपनीज एक्ट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते थे तो सिर्फ बैलेंस शीट और पी&एल कवर होते थे, बट अब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। लेकिन अभी भी ओपीसी के लिए जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो पता होगा शायद आपको, नहीं तो भी हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो अभी टाइम है तो आपको अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। सो 2013 के एक्ट ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड किया इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन जब हम बात करते हैं ओपीसी की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा है। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बस खत्म हो रहा है अब ये टॉपिक, यानी ये तो खत्म हो गया ओपीसी और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। सेक्शन 3 खत्म हो जाएगा ये पढ़ने के बाद, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। सो 3 टाइप की कंपनीज हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। फिर लिमिटेड बाय गारंटी में अगेन 2 प्रकार हो सकते हैं, पता है आपको, एक एंड हैविंग शेयर कैपिटल,
और एक नॉट हैविंग, बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और वैसे ही अनलिमिटेड में भी एंड हैविंग शेयर कैपिटल एंड नो शेयर कैपिटल। समझते हैं अब इनको। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, गारंटी क्या होता है, बहुत ही आसान। पढ़ते हैं थोड़ा सा, पढ़ना पड़ता है कभी कभी, पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, भूल गए बोलते कुछ लोग। हाँ, सो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, तो सिंपल सी कंपनी जैसे कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है या रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये सब कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। सो इनमें क्या होगा, सब लोग शेयर खरीदेंगे, जितने शेयर खरीदते हैं हम मैक्सिमम उतनी लायबिलिटी होती है। जैसे मैंने अगर एक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें मैं हूं मिस्टर एक्स, मैंने 10,000 शेयर्स होल्ड किया और ये है 10 रुपए के, तो टोटल लायबिलिटी मेरी हो जाती है 1,00,000 रुपए। ये मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी हो गई। फिर अगर मैंने इसमें ऑलरेडी कुछ अमाउंट पे कर चुका हूं, पेड अप यानी डिफॉरेस्टेशन, पेड अप, ठीक है, क्या पंचट। 10,000 शेयर्स पे समझो हमने 6 रुपया ऑलरेडी पे कर दिया है, दैट मीन्स मैंने 60,000 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो अब मेरी लाइबिलिटी क्या बचेगी, सिर्फ 4 रुपए। इसको हम बोलते हैं अनपेड। ये पेड अप हो गया तो अनपेड हो जाएगा, पेड अप अनपेड। सो अनपेड अमाउंट बचा 10,000 शेयर्स पे 4 रुपया, तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी अब हो गई 40,000। कल चलकर अगर ये भी मंगा लेगी कंपनी और मैं पे कर दूंगा तो मेरी लाइबिलिटी हो गई नील। सो क्योंकि मैक्सिमम लाइबिलिटी कैन बी ओनली अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो बनती है भारत में, 95% कंपनीज आपको दिखेगी लिमिटेड बाय शेयर्स है। सो ज्यादातर कंपनीज शेयर्स के द्वारा लिमिटेड होती हैं। ये सिंपल सी कंपनी है, पता है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर लिमिटेड बाय गारंटी देखते हैं, तो इतना अब ये पूरा वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करते हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम होती है। मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, उसमें एक लायबिलिटी क्लॉज होता है, टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, दैट इज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अंडरटेकन टू मीट कंपनीज टोटल डेट्स। मेमोरेंडम में लिखा होगा लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है या नहीं। इन कंपनीज में शेयर कैपिटल होता है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, चेहरे की कीमत ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। एग्जाम्पल दिया है, एक व्यक्ति अगर 100 शेयर खरीदता है 10 रुपए के, तो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी 1,000 रुपए होगी, उससे इससे ज्यादा कभी मंगाया नहीं जा सकता। अगर उसने ऑलरेडी 6 रुपया पे कर चुका है तो अब लायबिलिटी बचेगी सिर्फ 4 रुपए, 400 रुपए। मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज इन इंडिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। फिर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर्स हम तब बनाते हैं जब हमको शुरुआत में पैसे की आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग चैरिटी करना चाहते हैं, चैरिटी यानी चेरी की चाय, चैरिटी। बस बस बस, सर समझो मैं हूं, मेरी फ्रेंड है, हाँ कियारा दिशा, दो फ्रेंड्स हैं मेरी। हम तीनों मिलके सोचते हैं यार बहुत पैसा कमा लिए, अब कुछ अच्छे काम करते हैं। हम तीनों मिलके एक कंपनी का निर्माण करते हैं, लेकिन ये कंपनी हम क्यों बना रहे हैं, चैरिटी के लिए। तो हम तीनों क्या करेंगे, हम लोग इस कंपनी में शुरुआत में पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है।
हम क्या करने वाले, हमारे अमीर अमीर दोस्त हैं, सल्लू है, एसआर के है, इन लोगों से हम क्या करेंगे, डोनेशन लेके आएंगे। हमने पैसा लेके आए इन लोग से, मांग 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 के, ना डोनेशन से लेके आए, सो ये डोनर्स से हमने पैसा लेके आए। फिर हम क्या करेंगे, हम एक दुकान में जाएंगे, हमारे पहचान की एक दुकान है, गुप्ता जी की दुकान, तो हम यहाँ जाएंगे, इनको हम पैसा देंगे, इनसे हम स्टेशनरी खरीद के ला रहे, बुक्स वगैरह खरीदेंगे, और ये बुक्स वगैरह हम डोनेट करेंगे फिर गरीब बच्चों को। ये कुछ चिल्ड्रन है जिनको पढ़ाई लिखाई करने करने की इच्छा है लेकिन बुक्स नहीं मिलती। सो अपने अपोजिट भी कुछ लोग होते हैं, अपने पास सब है, अपनी इच्छा नहीं होती। सो ये बेचारे पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, साधन नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, दादाजी बताते हमारे टाइम लाइट नहीं होती थी, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, फिर कभी घर पे नहीं होती थी तो दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे पता नहीं। हाँ, दिन में पढ़ना चाहिए ना। कुछ, चलो ठीक है। हाँ, कुछ भी है ना, बहाने होना, पढ़ना ही है जिसको दिन में पढ़ लेगा वो। ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हमको पैसे की आवश्यकता ही नहीं है शुरुआत में, क्योंकि हम जो पैसा लेके आएंगे वो डोनेशंस लेके आएंगे, इससे ही हम खरीदेंगे चीजें और दान कर देंगे। तो हम ये कंपनी बनाएंगे लेकिन इसमें पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इसमें गारंटी देते हैं। हम अभी कोई कैश कैश वगैरह लेके नहीं आएंगे, पैसा नहीं लेके आएंगे, शेयर्स नहीं लगाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ गारंटी देंगे। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग गारंटी देते हैं 1 लाख रुपए की, कि अगर कल चलकर कंपनी बंद होगी तो हम तीनों जन 1 1 लाख रुपए अपने घर से लेके आएंगे। ये जो गारंटी अमाउंट है, दिस कैन बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंड अप होगी कंपनी तभी ये पैसा मंगाया जा सकता है। अब अभी हमको क्योंकि जरूरत नहीं है, पर ऐसा हो सकता है ना, कभी हमने उधारी पे बुक्स ला लिए थे, हमने सोचा था बाद में पैसा दे देंगे, हमको डोनेशन ही नहीं आए। अब ये बेचारा थोड़ी, गुप्ता जी थोड़ी कोई चैरिटी करना चाहते हैं, चैरिटी तो हम करना चाहते थे, तो हमको इनको तो पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए गारंटी देते हैं हम कि आज तो पैसा नहीं लगा रहे, लेकिन जब कंपनी बंद होगी, अगर हमको किसी व्यक्ति को पैसा देना बचता है तो हम इतना पैसा घर से लेके आएंगे। यहां भी लायबिलिटी जो है ये लिमिटेड ही है, कि इससे ज्यादा हम नहीं लेके आएंगे, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी है। जैसे शेयर्स में लिमिटेड बाय शेयर्स थी, हमने बोला था हम इतना पैसा लेके आएंगे क्योंकि हम उतने शेयर्स खरीद रहे हैं, सो हम उतने पैसे देने के लिए लायबल हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसमें ये पैसा मंगाया जा सकता है सिर्फ वाइंडिंग अप में, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं मंगाया जा सकता। सो एक मेजर फर्क ये है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें ये पैसा कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मंगा सकती है, लेकिन गारंटी का अमाउंट कभी भी वाइंडिंग अप पे ही मंगाया जा सकता है, जब तक कंपनी चालू है तब तक के पैसा नहीं मंगाया जा सकता। सो दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सो वही दिया है। ये कंपनी में कभी ऐसा हो सकता है हमको शुरुआत में थोड़े पैसे की जरूरत है, जैसे हमको बाकी खरीदना तो नहीं है लेकिन हमको एक छोटा मोटा फर्नीचर वगैरह लेना है, तो उसके लिए हमको हो सकता है कुछ पैसा लग रहा है इनिशियली, तो इसलिए हो सकता है कि हमने गारंटी के साथ शेयर कैपिटल भी रखा है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर हमने रखा है शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे जैसे हमने समझो 1000 शेयर्स सब लोगों ने लिए 10 रुपए के, तो हम इतने शेयर्स भी लेंगे 10,000 के, और साथ में गारंटी भी देंगे। अगेन फर्क यही रहेगा कि शेयर्स का पैसा कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मंगा सकती है, लेकिन ये पैसा सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही मंगाया जाएगा, इसके पहले नहीं मंगा सकते। सो ऐसी कंपनीज जिसमें शुरुआत में पैसा नहीं लगता है वो बनाई जाती है लिमिटेड बाय गारंटी में।
जिसमें आपको शुरुआत में कोई फंड्स की आवश्यकता नहीं है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इन लोग डोनेशन से ही पूरा काम करते हैं, सो उनको शुरुआत में ज़रूरत नहीं है, तो गारंटी देके ये कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। सो जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज बनती है गारंटी करके। सो बची हुई जो कंपनीज है, तो मैंने आपको बताया 95% ऑफ द कंपनीज इन इंडिया लिमिटेड बाय शेयर्स है, बची हुई 5% लिमिटेड बाय गारंटी है। अनलिमिटेड कंपनी कोई बनाता ही नहीं, बट एक कॉन्सेप्ट जरूर दिया है। सो कंपनीज विथ लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी, सो इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets, लेकिन वो भी सिर्फ in the event of company being wound up। इस अमाउंट को ही हम एक नाम देते हैं गारंटी अमाउंट। दिए ये सच एन अमाउंट इज कॉल्ड एज गारंटी। एमओए में लिखा होता है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेज डाउन, तो लेज एक चिप्स है, जमीन पे गिर गई नहीं, लेज डाउन यानी बताता है, एमओए बताता है गारंटी अमाउंट कितना रहेगा। किसी भी मेंबर को उससे ज्यादा पैसा लाने को नहीं बोला जा सकता। इन कंपनीज में शेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर शेयर कैपिटल भी है तो फिर मेंबर्स को शेयर्स भी खरीदना पड़ेगा साथ में, और गारंटी भी देना पड़ेगा। Generally, guarantee companies are formed for non-trading purposes such as promotion of commerce, art, science, sports, etc. and they do not aim for profit. जैसे कि chambers of commerce, charitable institutions, sports clubs, ये generally guarantee company करके बनती है। और अनलिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो घर से भी पैसा लेके आना पड़ सकता है, जैसे पार्टनरशिप में होता है। फिर भी डिफरेंस होता है पार्टनरशिप और अनलिमिटेड कंपनी में, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे मैं कियारा दिशा, हम लोग पार्टनर्स हैं, हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो हमसे इंडिविजुअली पर्सनली सबसे क्लेम कर सकता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, सिर्फ वाइंडिंग अप में ही पर्सनल लाइबिलिटी आएगी। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, डूबी नहीं है, तब तक के लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट यहां भी रहता ही है। सो इसीलिए इनको बोलते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब तक कंपनी चल रही है तो लाइबिलिटी सिर्फ शेयर्स अगर है तो उतनी रहेगी, उसके अलावा नहीं। सो अनलिमिटेड कंपनी ये वो होती है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स, जैसे कि पार्टनरशिप में होता है। इसमें भी अगर कंपनी का मेंबर बेच देता है अपनी मेंबरशिप तो उसकी लाइबिलिटी खत्म। अगर कंपनी चल रही है, बंद नहीं हुई है, तो सिर्फ शेयर्स की लाइबिलिटी एनफोर्स की जा सकती है। गारंटी की लाइबिलिटी सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही मंगाई जा सकती है। सो ये भी गारंटी है बट अनलिमिटेड गारंटी होती है। यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड रहेगी लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी। सो यहाँ अनलिमिटेड अमाउंट तक के पैसा ला सकते हैं। सो ये नए नहीं है, ये फाउंडेशन के ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक अब डाउट होंगे तो आप पूछ लो, नहीं तो अगली क्लास में देखते हैं। अगली क्लास में भी डाउट पूछ सकते हो आप। फिर कल भी थोड़ा नया भी रहेगा, कुछ चीज़ें रिपीट होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी, और फिर 2-3 दिन बाद तो सब नया नया ही लगेगा। सो अभी कुछ कुछ चीज़ें रिपीट भी हो रही है। चलो ठीक है, कोई डाउट? नहीं, ये अनलिमिटेड कंपनी में भी जैसे कंपनी बना ली है हम तीनों ने मिलके, यही सेम एग्जांपल लेते हैं। तो हम तीनों ने मिलके कंपनी बनाए, हमने कंपनी में गारंटी वगैरह कुछ नहीं रखा, शेयर्स नहीं रखा, हमने बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। तो जब कंपनी बंद होगी, अगर हमको 25 लाख रुपए देना बचा है इसको, तो 25 लाख रुपए भी हमको घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। यहाँ कितना लाना पड़ा होता है, सिर्फ 3 लाख रुपए। लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो 25 लाख है, 30 लाख है, जितना है वो पूरा लाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है पूरा पैसा मैं दे रहा हूं, बट बाद में मैं इन लोगों से क्लेम कर लूंगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन है ना यही, कि मैंने पूरा अगर पे किया हूं, मैंने 3 लाख पे किया, तो मैं ये दोनों को बोलूंगा तुम अपना 1-1 लाख रुपए मुझे पे कर दो। सो वो कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो, सो अगली क्लास में देखते हैं, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं आके। थैंक यू।